In India, which of the following accounting standard is related to cash flow statement? कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड होता है। तो देखो, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा इन्वेंट्री अकाउंटिंग को शो करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है जो वो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ही हमें क्या है, अपने आंसर्स को, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है वो इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड को शो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद रॉबर्ट लूटरबोर्ड सजेस्टेड 4 C's विच डू नॉट इंक्लूड। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि रॉबर्ट लूटरबोर्ड ने जो 4 C's सजेस्ट किए थे वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें से किसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो कस्टमर सॉल्यूशन भी उन्होंने बताया था, कस्टमर कॉस्ट भी बताया था, कम्युनिकेशन भी बताया था, बट क्रेडिट टर्म्स उन्होंने नहीं बताई थी। और किस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इन चीज़ों को, जो हमारा 4P0 मैकार्थी ने जो दिया था उसको उन्होंने 4 C's में कन्वर्ट कर दिया। जो प्रोडक्ट था उसे कस्टमर वांट सॉल्यूशन में, प्राइस था उसे लॉस टू कस्टमर, जो कस्टमर क्या कर रहा है, कॉस्ट पे कर रहा है, और प्लेस कन्वीनियंस टू कंज्यूमर, और प्रमोशन हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युनिकेशन फॉर कस्टमर्स को। यानी कि क्रेडिट टर्म को उसने कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया है। उसके बाद 101 क्वेश्चन, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू। तो जो हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है वो किससे रिलेटेड होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या माना जाता है कि जो बिजनेस है उसमें शेयर कैपिटल जितनी कम हो सके कम रखने की कोशिश करें, और बोरोड फंड ज़्यादा रखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जो शेयर कैपिटल है उन पर रिस्क ज़्यादा होता है, तो हमें डिविडेंड ज़्यादा पे करेंगे तभी उसको क्या करेंगे, लोग परचेज करेंगे। बट डिवेंचर्स पर रिस्क कम होता है, जो हमारे लोन्स वगैरह होते हैं उन पर इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस पर रिस्क नहीं होता या फिर ना के बराबर होता है। तो इसीलिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में यही कहा जाता है कि यहाँ से बचाकर हम किन को दे देते हैं, शेयर कैपिटल्स को, उनका प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, इक्विटी एक तरह से ट्रेड करते हैं बोरोड फंड में पैसा लगाकर। उसके बाद 102 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डिफरेंस इन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, इनमें से जो बताया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शॉर्ट रन वेयर द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर लॉन्ग रन। बिल्कुल सही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस where the revenue expenditure are need to record in the book of business। ये क्या बात कही गई है अभी, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ बिजनेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नीड टू रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ बिजनेस। दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है, ये भी सही बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर डिफाइंड फॉर इंडस्ट्रीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको डिफाइन करता है, इंडस्ट्रीज को? जी नहीं, ये जरूरी नहीं है। वेयरएज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डिफाइंड बाय फर्म। तो ये बात गलत कही गई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडस्ट्रीज को डिफाइन करता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फर्म को डिफाइन करता है। क्यों? क्योंकि रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्म और इंडस्ट्रीज को नहीं देखते, ये तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर क्या करती हैं के बेस पर डिसाइड की जाती है कि कौन सी उसके ऑपरेशन में हेल्प कर रही है और कौन सी उसकी अर्निंग कैपेसिटी में हेल्प कर रही है। तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस वेयर एज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी।
तो ये बात सही कही गई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बताता है, इंक्रीज अर्निंग की कैपेसिटी को बताता है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी क्या बताता है, इंक्रीज टू मेंटेन, उस अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ये सही है। इसमें क्या है, इसकी स्टेटमेंट सही बताई गई है। देखो हमने फर्स्ट को गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको करता है, लॉन्ग रन को, और जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो शॉर्ट रन को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पर भी कैपिटल वर्ड आ जाए तो वो शॉर्ट रन से रिलेटेड नहीं होता, वो किस से रिलेटेड होता है, हमारा लॉन्ग रन से रिलेटेड होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया था। तो हमें हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ये पढ़ने की ही एरर हो गई थी। हमने क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइंड में उल्टा पढ़ लिया, जिससे कि हमें वो स्टेटमेंट क्या लगने लगी, सही लगने लगी। तो हमेशा ध्यान से पढ़ना है। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, देखो ये थ्योरी दी गई है, इनको मैच करना है। इनका आंसर यहाँ पर गिवन है, आप इनको मैच करके देख सकते हो। जो सबसे फर्स्ट थ्योरी थी नीड थ्योरी, वो हमारी किसने दी थी, अब्राहम मास्लो ने। और ये मास्लो की थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरी आप जो एक बार इनको पढ़ लेना। ये अलग अलग थ्योरी हैं, सभी का पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी की कई बार पूछे जाते हैं। इनमें से वर्ड, उनकी स्टेजेस भी पूछी जाती हैं। द एक्सेस ऑफ टोटल capitalization over the real value of long term assets is known as, कि टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो हमारी लॉन्ग रन एसेट्स जिनमें पैसा इन्वॉल्व है उससे ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। और अगर कम है, अंडर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अगर कम है पैसा, जितना होना चाहिए उससे हमने पैसा कम इन्वेस्ट कर रखा और तब भी सेम प्रॉफिट आता है, तो उसे बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। तो ये जो बात कही गई है वो हमारी किसकी है, एक्सेस कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड है। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है, ये शब्द किसको बताता है, यानी कि इसका क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग होता है हमारा कोरेशन एंड फ्रॉड। ठीक है, ये इब्राहिम फिडाई, ये हमारा इंश्योरेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। इसका मतलब यही होता है कि कोरेशन एंड फ्रॉड, किसी को उत्पीड़न या फिर उसके साथ धोखाधड़ी किया जाता है, तो वहाँ पर इस वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। उसके बाद है ये क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल ए बिल ऑफ रेट 2000 फॉर ओल्ड ऑफिस फर्नीचर सोल्ड to Mr. Rajesh was entered in the sales book. The book value of furniture sold was 2500. What will be the rectify journal entry? देखो रेक्टिफाई जर्नल एंट्री आप जब भी करते हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्या एंट्री होनी चाहिए थी और क्या हुई है। उसके बाद ही आप रेक्टिफाई एंट्री करोगे तो वो एंट्री बिल्कुल सही होगी। और अगर आपको एंट्री करनी नहीं आती है तो हमने जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग वाला जो लेसन की वीडियो डाली थी वो देख लेना, आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। उसमें हमने सभी रूल बताए थे कि किस टाइप्स की एंट्री की किस तरह से एंट्री हमें करनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, सेल्स अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये डेबिट नहीं किया था तो इसको डेबिट कर देंगे, और सेल्स अकाउंट हमने क्या किया हुआ था, क्रेडिट किया हुआ था, तो उसको डेबिट कर देंगे 2000 से, और किस में डाल देंगे 2500। ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री होगी, तभी इसमें सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी? तो जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड लेस कर देते हैं तो वो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, जीडीपी के इक्वल आ जाती है। या फिर जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड ऐड कर देते हैं तो हमारी जीएनपी की वैल्यू आ जाती है। तो डिफरेंस सिर्फ इसी का होता है। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल, तो कौन सा मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल नहीं है, तो जो हमारा
ट्रेड शो एंड कन्वेंशन है, ये मेजर टूल नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी किया जाता है। उसके बाद 109 यट कोरेक्शन इज रिलेटेड टू, तो यट कोरेक्शन जो हमारी होती है 2 की टेबल में, ये हमारे किस से रिलेटेड होती है, काई स्क्वायर टेस्ट से। उसके बाद द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंस मैनेजमेंट रिटन एंड पब्लिश्ड इन, तो जो प्रिंसिपल ऑफ साइंस मैनेजमेंट बुक है उसको किसने पब्लिश किया था और किस ईयर में, तो FW टेलर ने इसको पब्लिश किया, रिटन किया था और पब्लिश्ड हुई थी 1911 में। इसीलिए इसी बुक की वजह से इनको क्या कहा जाता था, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता था, क्योंकि ये इनकी बुक जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। इसीलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही मिलेगा, अगर हम दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं तो। यदि 1000 के विनियोग से फर्स्ट ईयर के एंड में इतने रुपए का क्या होता है, इनफ्लो होता है, तो कैश इनफ्लो के वर्तमान मूल्य में विनियोग की लागत के बराबर करने की, तो हमें क्या निकालनी है, रेट निकालनी थी। तो 1000 की अगर 80 की निकालते हैं तो हमारी क्या रेट आएगी, 8% रेट आएगी। किस तरह से निकालना है इसको, 80 1000 डिवाइड बाई 100, तो हमारी कितनी आ गई, 8% रेट ऑफ रिटर्न हमारी आ गई। अब उसके बाद अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय जितने नंबर हैं उनसे। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 5 हैं, ये दिए हुए हैं 5, इनको टोटल कितना आता है, 80 आता है, तो जो हमारा मीन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 16, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है 112 क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, यानी कि अपनी पावर के विरुद्ध काम करना इज रिलेटेड टू, वो किससे रिलेटेड है, द कंपनी एक्ट 2013 से। उसके बाद ये MBTI पूछा गया था कि ये इंडिकेटर हमारा किससे मतलब इसका रिलेशन है, किस में कहा जाता है, तो ये मेथड ऑफ आइडेंटिफाई पर्सनैलिटी टाइप्स का में इसमें इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद दर्शनी हुंडी इज सिमिलर टू, दर्शनी हुंडी क्या होती है, जिसको हम देखते ही जिसकी हमें क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है, तो ये एक तरह का क्या होता है, डिमांड बिल होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को पहले क्या कहा जाता था, हुंडी कहा जाता था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक डिमांड बिल है जो कि डिमांड पर ही पे किया जाता है। अगर हम अगले को जाकर शो कर देते हैं तो उसी टाइम हमारी पेमेंट हो जाती है। इफ़ अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन सी दे रखा है 10 और 15, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है, तो इसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो जो हमारा मीन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 25। उसके बाद हमें ये क्वेश्चन था, इसमें क्या निकालनी थी, कुछ नहीं निकालना था, इसमें फॉर्मूला ही चेक करना था कि फॉर्मूला कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो आप ये ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स की कॉस्ट का निकालने का हमारा यही फॉर्मूला होता है कि डिवेंचर्स की कॉस्ट कितनी आएगी, इसके लिए हम जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसमें से इसकी जो नेट प्रोसीड्स वैल्यू है वो, और उसको नंबर ऑफ आइटम ईयर से डिवाइड करने के बाद उसके एनुअल इंटरेस्ट में ऐड करके जो एवरेज आएगी उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स आ जाती है। Who developed a model for predicting bankruptcy by using financial ratio, तो किसने यूज़ किया था, इन्होंने जेड स्कोर फॉर्मूला दिया था एडवर्ड ऑल्टमैन ने, जो कि बैंक्रप्सी से रिलेटेड फॉर्मूला था। उसके बाद है क्लैरिकल एरर इंक्लूड, देखो क्लैरिकल एरर क्या होती है, जो कि जोड़ घटा यानी कि उसके रूटीन के वर्क की वजह से हुई है, ठीक है, उसे कहते हैं क्लैरिकल एरर। तो वो हमारी
किसी एंट्रीज को अगर हम भूल जाते हैं उससे भी हो सकती है एरर ऑफ ओमिशन। किसी का जो अमाउंट है वो रॉन्ग लग जाता है तो उससे भी हमें क्लरिकल एरर हो सकती है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस। तो रेशो एनालिसिस की कौन सी लिमिटेशन है? पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग, सही बात कही गई है। पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग इनहेरेंट इंक्लूड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एड्स इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, प्राइस लेवल चेंज का भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर इज नोट आना चाहिए था कि कौन सी लिमिटेशन नहीं है। तो एड्स इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग ये क्वेश्चंस में ही मिस्टेक है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सी लिमिटेशन है। बट लिमिटेशन तो देखो तीनों ही हैं हमारी, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। लेकिन जो थर्ड है, सॉरी फोर्थ भी, लेकिन थर्ड को छोड़कर बाकी सारी इसकी लिमिटेशन है ये, तो इसका क्या है? बेनिफिट है। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, क्योंकि यही अलग है। तो क्वेश्चन में ही थोड़ी सी एरर है, वहाँ पर नोट लिखना भूल गए हैं। उसके बाद नवीन, सुरेश, तरुण आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 5:3:2। देखो इस तरह की जो क्वेश्चन है रेशो के, उनके लिए एक ट्रिक होती है जिससे आप बहुत ही इजी से निकाल सकते हो। यहाँ पर हम ये रेशो ना देखकर ये मानकर चलते हैं कि 5:3:2 इनको पैसे मिलते हैं, ठीक है, इतने रुपए मिलते हैं। अगर इनके पास कितने रुपए हैं? 10 रुपये। इसमें नवीन के 5, सुरेश के 3 और तरुण के 2 रुपये हैं। तो ये कहता है कि ये जो हमारा सुरेश है ये जा रहा है, इसके 3 रुपये अब हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? नवीन और तरुण में करने हैं। रेशो दी गई है तो 2:1 की रेशो है, 3 ही टोटल आ रहा है और 3 पैसे इनको क्या करने हैं? रिटर्न करने हैं। तो इनमें 3 ऐड हो जाएगा, 2 इसमें को मिल जाएंगे और 1 इसको मिल जाएंगे, 3 थे टोटल। तो कितनी रेशो निकल के आएगी? 7:3। तो जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से रेशो के क्वेश्चंस अगर इस टाइप्स के होते हैं तो आप इस ट्रिक से उन आंसर्स को निकाल सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम। एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम क्या होता है? ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑफर्ड किया जाता है। किनको? एम्प्लॉयज़ को, उनकी पर्सनल हेल्थ के जो प्रॉब्लम है उनको शॉर्ट आउट करने के लिए। उसके बाद है 123, द टर्म मार्केटिंग मायोफिया इज गिवन बाय। तो मार्केटिंग मायोफिया वर्ड्स जो है वो दिया था थियोडोर लेविट ने, और इन्होंने क्या कहा था कि मार्केटिंग मायोफिया का क्या मतलब होता है? मायोफिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष, यानी कि जो मार्केटर सिर्फ अपने प्रेजेंट को देखता है, अपने फीचर्स को देखकर प्रोडक्ट नहीं बनाता है, तो उसे क्या है? मार्केटिंग मायोफिया का नाम दिया गया था थियोडोर लेविट के द्वारा। तो उनका बिजनेस इतने ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। उसके बाद ये जो बार्स है, आर आल्सो नोन, इसे इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन स्केल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सेबी गोट स्टैच्यूरी स्टेटस। स्टैच्यूरी स्टेटस पूछा गया है और इसलिए हमने दोनों डेट लिखी है, क्योंकि कई बार 1988 आ जाता है, कई बार 1992 आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या की गई थी? इसकी स्टेबलाइजमेंट इसमें बनाया गया था और इसमें ये क्या बन गई थी? स्टैच्यूरी बॉडी, यानी कि वैधानिक हो गई थी ये हमारी कब? 30 जनवरी 1992 में। उसके बाद 126 क्वेश्चन, इन 9 प्राइस क्वालिटी। देखो ये नया क्वेश्चन आया था, ये हमने फर्स्ट टाइम एग्जाम में ही पढ़ा था। इसमें क्या था? 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजी हैं। ये हमारी जो 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजी हैं ये फिलिप कोटलर के द्वारा दी गई हैं, और इसमें क्या बताया गया है? हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी, इसके जो अलग अलग इनके नाम को रिप्रेजेंट किया गया है। 9 नाम दिए गए हैं, यहाँ पर हम 4 करते हैं। सुपर वैल्यू स्ट्रेटजी में क्या करते हैं? सुपर वैल्यू यानी कि वैल्यू की तरफ ध्यान दे रही हैं, यानी कि क्वालिटी हाई और प्राइस लो। ओवर चार्जिंग,
देखो नाम से पता चल रहा है ओवर चार्जिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या रखा जा रहा है, पैसे हाई प्राइस रखा जा रहा है, बट क्वालिटी क्या रखी जा रही है, मीडियम रखी जा रही है। तो कई बार अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो ऑप्शंस के देखकर आप उस आंसर्स का अजम्पशन लगा सकते हो कि भाई ये ही आंसर हो सकता है, और होता भी कई बार सही ही है। फॉल्स इकोनॉमी स्ट्रेटजी, फॉल्स इकोनॉमी स्ट्रेटजी इसमें प्राइस मीडियम रखा जाता है बट क्वालिटी बहुत ही लो रखी जाती है, यानी कि पैसे बहुत ही कम लगा के प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। उसके बाद रिप ऑफ स्ट्रेटजी, इसमें क्या किया गया था, हाई प्राइस और लो क्वालिटी। तो जो 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजी थी उसमें कौन सी सुटेबल फॉर हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी, यही पूछा गया था। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4 रिप ऑफ स्ट्रेटजी। उसके बाद विच एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूड इन द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द जेनेटिक्स वैल्यू चेन, तो कौन सी जेनेटिक्स वैल्यू चेन की प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। तो इसमें क्या क्या आती हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उस पर ऑपरेशन किया जाता है, फिर उस सामान को आउटबाउंड यानी कि बाहर निकाल ले, फिर उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स की जाती है, और बाद में उसकी क्या दी जाती है, सर्विस दी जाती है। तो ये 5 हमारी क्या थी, प्राइमरी एक्टिविटीज थी, जो किसने दी थी, मिचेल पोर्टर के अकॉर्डिंग। तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा प्राइस, क्योंकि प्राइस इसके अंदर इंक्लूड नहीं था। उसके बाद 128 क्वेश्चन, इन द ईयर 2005 विच एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी, जो ओपीसी थी वो किस कमेटी ने रिकमेंड की थी उसको फॉर्मेशन करने के लिए, तो जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी थी, जिन्होंने क्या कहा था कि ओपीसी 1 पर्सन कंपनीज होनी चाहिए। उसके बाद यूजिंग टेक्निकल जोर्गन इज कम्युनिकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज, तो जो टेक्निकल जोर्गन है ये क्या होती है, एक तरह की बैरियर होती है, जो कि हमारे कम्युनिकेशन में क्या करती है, बैरियर, बाधा उत्पन्न करती है। ये किस टाइप की है, सीमेटिक बैरियर्स। और फिजिकल बैरियर्स कौन सी होती हैं, जो कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी वजह से जो हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर आती हैं। अपवर्ड, जो हम ऊपर सूचना पहुंचा रहे हैं तो वहाँ से क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाती है, दूसरे से और तीसरे के पास जाती है, थोड़ा सा उसमें क्या आ जाती है, चेंज आ जाता है, तो वो भी एक तरह की बैरियर ही है। मूवमेंट बैरियर, मूवमेंट भी हमारी कई बार कम्युनिकेशन में बैरियर पैदा कर देती है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर 2 डिफरेंट एलिमेंट, ये हमारे किसके टाइप्स हैं, जॉब एनालिसिस के हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब के बारे में बताया जाता है कि क्या क्या इसके अंदर होगा, क्या करना होगा आपको, और जॉब स्पेसिफिकेशन में उस पर्सन्स में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये इंक्लूड होता है। उसके बाद विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग इज सेट टू फाइंड वे टू अलर्ट द पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव्स, तो ये हमारी कौन सी होती है, सिंक्रो मार्केटिंग होती है। ग्रीन मार्केटिंग कौन सी होती है, जिसमें हम इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं। होलो मार्केटिंग 3D वाली मार्केटिंग है। नैरो मार्केटिंग में क्या किया जाता है, हमारे प्रोडक्ट को कम जगह पर प्रमोट किया जाता है। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग विच एक्ट डील्स विद द प्रोविजन फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज वर्कर्स, तो ये हमारा कौन से एक्ट के अंदर होती है, ये हमारा द फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद 137 क्वेश्चन, ए फर्म इज मेंटेनिंग ए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, 5% क्या दे रखे हैं, बैड डेब्ट्स दे रखे हैं। उसके बाद 2.5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दे रखे हैं, और हमारी डेटर्स की वैल्यू है 20,000। तो सबसे पहले हम किसकी पेमेंट करते हैं, डेटर्स की पेमेंट करते हैं, ठीक है। जो प्रोविजंस ऑफ डेटर बनाए गए थे तो उसकी पेमेंट कितनी हो जाएगी, 20,000 का 5% हमारा कितना निकल के आएगा, 1,000। इसके लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बैड डेटर्स की वैल्यू निकालते हैं, तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 475।
उसके बाद द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जो कि हमारी एक्चुअल सेल्स है वो किससे ज़्यादा होती है, ब्रेक इवन सेल्स से जितनी ज़्यादा होती है उतना ही हमारा क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। उस टाइम हम क्या होते हैं, सेफ जोन में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी कॉस्ट है वो कवर हो रही होती है और उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। उसके बाद द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ G9 मैट्रिक्स आर, इसमें क्या था, इसमें बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिवनेस, इन एलिमेंट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। यानी कि एक एक्सेस पर हमारी बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ होती है और दूसरे पर इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिवनेस। उसके बाद 140 क्वेश्चन, इन विच सैम्पलिंग मेथड एवरी मेंबर आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, जिसमें इक्वल चांस होते हैं वो हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, जिसमें कि हर एक पर्सन्स के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं। जजमेंट सैम्पलिंग में हम अपनी जजमेंट के बेस पर सैंपल निकालते हैं। कोटा सैम्पलिंग में हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर देते हैं और उन करैक्टरिस्टिक्स के बेस पर सैम्पलिंग निकालते हैं। कन्वीनियंस में हम अपनी सुविधा अनुसार जहाँ से हमें अच्छी तरह से इजीली डाटा मिल जाता है वहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स, तो रेयर इवेंट्स कौन सी होती हैं, जो कभी कभी घटती हैं, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम उसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि रेयर इवेंट्स होती है। क्योंकि इसको किस तरह से याद किया जा सकता है, इसको हमने एक ट्रिक बनाई थी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से जहर से बचने के चांस बहुत ही कम होते हैं, तो पॉइजन्स इसलिए जो इवेंट्स हैं वो भी कौन सी इवेंट्स होगी, जो कि रेयर बहुत ही कम होने वाली होती हैं। उसके बाद 142 क्वेश्चन, व्हाट आर देयर ब्लिग्स मोशन स्टडीज, तो इसमें क्या था, जो ग्लिबर्थ क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर लेबलिंग 70 बेसिक हैंड मोशंस के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया था। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो किस पर लागू नहीं होता है, तो गिवन गुड्स पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ने पर क्या होगी, डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी, बट गिवन गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इज ए रेट ऑफ रिटर्न विच एक्चुअली equal the present value of expectation cash inflow with the present value of expected cash outflow, यानी कि कैश इनफ्लो को कैश आउटफ्लो के इक्वल लेके आ रहे हैं, तो वो कौन सी रेट होती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल कर हम उसकी वैल्यू को क्या लेके आते हैं, इक्वल लेके आते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन टीम डेवलपमेंट, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी और बहुत ही अच्छी तरह फुल एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसकी ट्रिक भी बताई हुई है, शॉर्ट ट्रिक, कि इसको किस तरह से याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले फॉर्मिंग होगी, फिर स्टॉर्मिंग, फिर नॉर्मिंग, और फिर परफॉर्मिंग, लास्ट में क्या होती है, एडजॉर्निंग। विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द ग्राफिक मेथड, ग्राफिक मेथड्स की हेल्प से हम कौन सी एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो मीन को हम, और ये ही मीन की जो लिमिटेशन है, जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो यही है कि इसको ग्राफिकली मेथड से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। और एक और भी है इसकी, वो क्या है कि ये एक्सट्रीम आइटम से इफेक्ट होता है, ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। तो देखो क्वेश्चन किसी भी टाइप से कहीं से भी उठ सकता है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का कौन सा हमारा एलिमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि ये हमारा किस से रिलेटेड होता है, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड होता है। उसके बाद 148 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 विच क्लॉज इज नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो कौन सा पार्ट हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
में क्लोज में नहीं है। तो नेम क्लोज भी होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लोज भी होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज भी होता है, लाइबिलिटी क्लोज भी होता है, और एक हमारा कैपिटल क्लोज होता है। और अगर एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज, और उसके बाद अगर आपकी 1% कंपनी है तो सुसेशन क्लोज भी होता है, क्योंकि उत्तराधिकारी का उसमें क्या लिखा जाता है, साइन वगैरह किए जाते हैं, तो नोवेशन क्लोज नहीं होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद 149, व्हाट विल बी द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एज गिवन बिलो। देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम आंसर देखकर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो आप ध्यान से देखना, एक सीरीज हमारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि पॉजिटिव। एक सीरीज हमारी क्या जा रही है, कम होती जा रही है। ये हमारी बढ़ती जा रही है, ये हमारी कम होती जा रही है। इट मीन्स दोनों के बीच में प्लस माइनस क्या रिलेशन निकल के आएगा, माइनस निकल के आएगा। और देखो आंसर में भी माइनस सिर्फ एक में ही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 -1। इसका मतलब क्या है, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद 150 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नंबर ऑफ मेंबर आर, तो मिनिमम नंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। तो देखो हमने पूरे के पूरे जो हमारे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो देखो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक क्योंकि इससे आपका तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन जो हमारी जो मेहनत है आपके एक लाइक से और आपके कमेंट से ही हमारा क्या हो जाता है कि हाँ कुछ हमारे स्टूडेंट्स की इससे हेल्प हुई है। और हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प कर पाए। तो आपका भी हमारे प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर watching this video and please share and subscribe my channels. Thank you.